हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जो आप बस समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही लगेगा अरे वाह यार क्या चीज़ है ये। और आपको बता दें, आप रिसेंटली जो भी पेपर देने जाने वाले हैं या हाल ही में जाएंगे पेपर देने, आपको इस 25 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने के लिए आपके पेपर में मिल ही जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन को इतने मतलब क्या मैं बताऊं आपको, इतने में तसल्ली से इत्मीनान से मैं इनको सेलेक्ट किया हूं। आप पहले इनको देखिए, 25 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। और आपको लगेगा कि हाँ जो भी क्वेश्चन है पेपर में यार आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक बार इनको आप प्लीज़ 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 देख लीजिए, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो मत देखिएगा, पहले थोड़ा देख लीजिए। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन है मनुस्मृति में किया था, कल्हड़ ने राज तरंगिणी में किया था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया था, या फिर बाणभट्ट ने हर्ष चरित में किया था। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? इसका राइट आंसर कौटिल्य ने इसको अर्थशास्त्र में किया था। क्या किया था? राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया था। चलिए इतनी तो बात हो गई। अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, अभी यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर ये सप्तांग सिद्धांत क्या होता है। सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? तो आपको बता दें कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया था। ये तो क्लियर हो गया था। मौर्य काल में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तत्कालीन भारतीय राजनैतिक एवं राज्य व्यवस्था को दर्शाता है। चलिए इतना तो छोड़िए, ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखिए, कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों में विभाजित किया था। कितने अंगों में? 7 अंगों में विभाजित किया था कौटिल्य ने राज्य को, यानी कि राष्ट्र को, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, जिसको कौटिल्य ने राज्य को या राष्ट्र को 7 अंगों में विभाजित कर दिया और उसी विभाजन को कहते हैं सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और ये 7 क्या क्या थे अंग इसके? देखिए ये 7 अंग हैं इसके: शासक, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये आपके 7 अंग हैं जिसको कहते हैं सप्तांग, राज्य का सप्तांग। चलिए आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ यार हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है? देखिए बिहार में कौन सा ऐसा स्थान है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है या तीर्थ स्थान माना जाता नहीं है? चलिए राजगीर है, नालंदा है, बोध गया, वैशाली है। 3 आपके सामने 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर है डी। कौन सा है? डी आपका वैशाली है। देखिए जैन एवं बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल वैशाली है, जो कहाँ पड़ता है? जो कि पड़ता है आपके बिहार में, ठीक है ना। वैशाली में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और इसके बाद आधुनिक बिहार में स्थित वैशाली जो कि हाजीपुर में, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान, अब बताइए आप कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ठीक है ना। भगवान महावीर की जन्म स्थली तथा महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपदों में प्रमुख स्थान था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगा कि आधुनिक बिहार में स्थित वैशाली है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली है। इतना आप जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, और जो गंगा के किनारे पर है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैशाली में है, वैशाली। चलिए जो बिहार में पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर अगला है, गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था, राजकीय चिन्ह बना लिया था गरुड़ को गुप्त राजाओं के बाद? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट के राजाओं ने, दूसरा है पल्लव राजाओं ने, वर्धन राजाओं ने, और चौथा ऑप्शन है चोल राजाओं ने, ठीक है ना। तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्या? पल्लव राजाओं ने। देखिए प्राचीन काल में गुप्त वंश के शासकों के बाद पल्लवों ने गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह या राज चिन्ह बना लिया था। चलिए
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फातवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? किस मुगल काल के शासन काल में या शासक के काल में किया गया था? तो इसका जो देखिए ऑप्शन औरंगजेब है, शेरशाह सूरी या अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। फातवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वन। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? किसकी बेटी थी वो? इल्तुतमिश की बेटी थी। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ये कब की थी। तो मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में सस्मी वंश का एक प्रमुख शासक था। किस वंश का? सस्मी वंश का। सस्मी वंश का एक प्रमुख शासक था। इसकी पुत्री रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर कब बैठी थी वो? 1236 ईस्वी में, ठीक है ना। ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। कै साल तक? 4 साल तक। याद रखिएगा 1236 से 1240 तक शासन की थी। यह पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह पोशाक धारण कर राज दरबार में आती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? अकबर का कोई एक दरबारी विद्वान था जिसने अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं पहले। अबुल फजल ने, दूसरा ऑप्शन है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, और तीसरा है राजा मान सिंह, और चौथा ऑप्शन है दारा शिकोह ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने इसको जो है अथर्ववेद को फारसी में ट्रांसलेट किया था, जो कि अकबर के दरबारी विद्वान थे। कौन थे वो? हाजी इब्राहिम सरहिंदी। आपको याद करना है चीज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसके बारे में फैक्ट तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देखिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? पहला है सहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी के दांडी मार्च यात्रा, जो दांडी यात्रा निकाले थे, उस पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। चलिए अच्छा, अगर आएगी बात कब निकाले थे, तो 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है ना। इन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की, और सुनिएगा 24 दिनों के पश्चात यह पद यात्रा 240 मील यानी कि 375 किलोमीटर चलकर 5 अप्रैल को दांडी पहुंची थी। ठीक है ना। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके पश्चात पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ना, ये की गई थी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में या कार्यकाल में। चलिए अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन, चौथा है लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन, चलिए देख इसका जो है पहले बताते हैं आपको राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाहौर
अधिवेशन कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। कब? 1929 में। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वर्ष 1946 में 46 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? तो इसका जो ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है बंबई, तीसरा है संयुक्त प्रांत, चौथा मद्रास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बंगाल में पहली मुस्लिम लीग ने किस राज्य में बनाई थी अपनी सरकार? तो बंगाल में बनाई थी। कब? 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणमितीय संगम कहा जाता है? त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो बोमडीला दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और अगला है दीफू दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा क्या है? दीफू दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार का एक त्रिकोणीय संगम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? कौन सा भैया? काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में आता है और किस ऋतु में अक्सर आता है? शीतकाल के अंत में आता है, या फिर ग्रीष्मकाल के आरंभ में आता है, या वर्षा ऋतु में, चाहे फिर शुरुआती शीतकाल में आता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ग्रीष्मकाल के आरंभ में आता है। क्या आता है? काल बैसाखी अथवा नार्वेस्टर तूफान, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा एक नदी है, सहायक नदी है। और किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो ऑप्शन है गोदावरी, यही सही है। गोदावरी नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, गंगा और राम बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है ओखा बंदरगाह और चौथा ऑप्शन है बीजाग बंदरगाह। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगा और राम बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसके फैक्ट में, गंगा और राम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में पड़ता है, ठीक है ना। इस बंदरगाह की शुरुआत 2009 में की गई थी। यह बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, इतना आप जानिएगा इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? किस समूह में रखा जाता है? बागानी फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं, या फिर खाद्य व नकदी फसलें। सबको पता होगा चाय बागानी फसल है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय क्या है? बागानी फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जारवा एवं सेंतलीज जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन आपका है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एवं निकोबार और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों, इसका देखिए राइट आंसर क्या है, एक मिनट बढ़ रहा है यार, हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी है, अंडमान एवं निकोबार। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कहाँ पर है ये? झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है झारखंड में, तीसरा है हरियाणा में, चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में है ये। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं। ओजोन परत किस में पाई जाती है? ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में, या फिर मेसोस्फियर में, या फिर आयनोस्फियर, या फिर ट्रोपोस्फियर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, तो इसके स्ट्रेटोस्फियर के जगह पर आपको समताप मंडल भी आ सकता है ऑप्शन में। तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। क्या? ओजोन परत 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के अंदर। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? पहला है बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, तीसरा है वरुण ग्रह और चौथा है मंगल ग्रह। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपको हम आंसर बता देते हैं। जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है ना, तब विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तब उस समय एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 108वां जो संविधान संशोधन है यह संबंधित है, आप देखिए इसका जो राइट आंसर है देख लीजिए। संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 165 में, 155 में, 162 या फिर 160 में है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद नंबर 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है दोस्तों। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है मौलाना आजाद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे।